नमस्कार। अब जब आप ये तस्वीर देखकर हैरान परेशान हो रहे हैं कि भला ये गाय बछड़े की तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है, तब तक आइए हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस अभी चर्चा में है और पंजाब में जो टूट-फूट जैसी बातें चल रही है, उसे देखकर घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेसियों के लिए कोई नई बात नहीं है। इस परंपरा की शुरुआत स्वयं मोतीलाल नेहरू सन 1923 में ही कर चुके हैं। उन्होंने चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ दी थी। उसके बाद एक और बड़ी टूट हुई। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक हिस्सा गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के कारण पूरी तरह अलग हो गया। यह हिस्सा वो हिस्सा था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस दौर में गांधी जी कांग्रेस का हिस्सा थे। वो 1934 में ही वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। इसके बाद उन्होंने आजीवन कभी भी कांग्रेस दोबारा ज्वाइन नहीं किया। मतलब जिस समय से गांधी जी भारत आए थे, अगर उस समय से देखा जाए जोड़कर, तो जितने साल वो कांग्रेस में रहे, उतने ही साल वो कांग्रेस से बाहर भी रहे। 1934 से लेकर 1950 के दौर तक का उनकी जब मृत्यु हुई, उस समय तक का समय देखें तो वो कांग्रेस से बाहर थे। इसलिए अगर कोई गांधी जी की पार्टी कहता है कांग्रेस को, तो उसे थोड़ा सा दोबारा सोचना चाहिए। खैर, चलिए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और आज़ादी के दौर पे चलते हैं। कूद के जब हम लोग आज़ादी के दौर पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि 1951 में पार्टी फिर से टूटनी शुरू हो गई थी। 1951 में कृपलानी जी कांग्रेस से अलग हो गए। सिर्फ कृपलानी जी कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे। इसी दौर में भाग्यनगर यानी कि हैदराबाद में और सौराष्ट्र में पार्टी में फूट पड़ी और पार्टी के कुछ हिस्से अलग हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1956 यानी 1956 में सी राजगोपालाचारी वो भी पार्टी से अलग हो गए। 1959 में तो स्वराज पार्टी नाम का एक पूरा हिस्सा ही कांग्रेस से अलग हो गया और सी राजगोपालाचारी भी उसी में जा मिले। इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाई जो आगे कुछ साल तक अलग काम करती रही। बाद में इस स्वतंत्र पार्टी का, या स्वतंत्र पार्टी का तो नहीं कहिए, स्वतंत्र पार्टी के अधिकांश जो मेंबर थे वो लोग भाजपा या जनसंघ में शामिल हो गए। आगे हम लोग और बढ़ें तो 1964 में केरल में फूट पड़ी। 1966 में फिर उड़ीसा का जो कांग्रेस का धड़ा था वो पूरा पूरा अलग हो गया और उड़ीसा जन कांग्रेस बन गई। 1967 में बंगाल में फूट पड़ गई। 1967 में ही हरियाणा में भी कुछ लोग अलग हो गए। ये वही दौर था जिस समय यूपी में चरण सिंह कांग्रेस से अलग हो गए थे। ये सब छोटी मोटी फूट थी। असली बड़ी फूट जो अधिकतर लोगों को याद रहती है वो थी 1969 की, जब इंदिरा गांधी बिल्कुल ही कांग्रेस को दो हिस्सों में बांटकर अलग हो गई थी और एक हिस्सा जो था वो कांग्रेस आई के नाम से जाना गया, जो कि बाद में सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की पार्टी हो गई थी, और दूसरा हिस्सा जो था वो मोरारजी देसाई के पास चला गया था। वो बाद में जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ, कैसे कैसे, वो बाद की कहानी है। मगर खैर, चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं और हाल का दौर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 1969 में जब इंदिरा गांधी के दौर में पार्टी टूटी, उस समय से लेकर बाद के दौर तक पार्टी बार बार नहीं टूटी, लेकिन इसके बाद की बड़ी टूट जो थी वो हम लोग आसानी से इसलिए पहचान पाते हैं क्योंकि 1998 में ममता बनर्जी अलग हुई थी। ममता बनर्जी अभी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसी तरह से जो महाराष्ट्र की सरकार है वो शरद पवार के समर्थन से चलती है और शरद पवार 1999 में अलग हुए थे। 1999 में ही एक और पार्टी अलग हुई थी और ये थी कश्मीर की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी बेटी को शायद आपने आजकल समाचारों में देखा होगा, कश्मीर के मामलों पर कुछ ना कुछ बोलते हुए, कुछ ना कुछ बयान देते हुए, उनकी पार्टी जो थी वो भी 1999 में ही अलग हुई थी। इसके बाद भी टूट होती रही। बिल्कुल हाल का दौर देखें तो 2011 में, 2011 में वाईएसआर यानी कि जगन मोहन रेड्डी जो थे वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी और अलग अपनी सरकार बना ली है। छत्तीसगढ़ में 2016 में अजित जोगी अलग हो गए थे। तो कांग्रेस पार्टी टूटती फूटती रहती है और जब भी ये सत्ता से बाहर होती है ना, उस दौर में तो पक्का है
कि ये टूट-फूट की जो गति होती है वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है, तो घबराना नहीं है। अब सवाल हमारे सामने ये है कि ये जो पिछले 25 वर्षों की तेज टूट-फूट हुई है, इसे देखकर क्या माना जाए? क्या हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? तो इसे देखने से पहले चलिए हम लोग देखते हैं कांग्रेस मुक्त भारत नाम से ही एक किताब को, जो कि अनिल बागरिया ने लिखी है। और इस किताब का जो विषय है वो राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वालों को पसंद आएगा, कुछ सैफोलॉजी यानी कि चुनावी सर्वेक्षण वगैरह या डेटा के जरिए जो चुनावों को देखते हैं, ऐसे लोगों को भी ये किताब रोचक लग सकती है। आइए पहले इस किताब के बारे में और कुछ जानते हैं कि इसमें लिखा क्या है। शुरुआती चैप्टर जो इस किताब का है वो नेहरू के दौर पर शुरू होता है, और नेहरू के दौर पे शुरू होने पर कई घोटालों और कांग्रेस भारत को कैसे बेच देने पे तुली हुई थी, इसकी बात करना शुरू करती है। इसका अगला ही चैप्टर जो है वो दूसरा अध्याय इकोसिस्टम पे आ जाता है। इकोसिस्टम आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है और हम लोग सभी जानते हैं, या फिर अधिकांश लोगों से अगर आप पूछेंगे या बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस कम से कम एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कांग्रेस को श्रेय ज़रूर दिया जा सकता है। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद खाली बैठ ही नहीं रही थी, जैसा कि हम लोग अभी की कुछ सरकारों पे ऐसा दोष लगाते हैं, वैसे कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बैठी नहीं रही, अपने लोगों को उसने सही पोजीशन पे, बिल्कुल सही जगह पर बिठाना शुरू कर दिया था। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सरकारी विभागों से लेकर विश्वविद्यालयों और पत्रकारिता तक में उसके बिठाए हुए लोग इतनी मजबूती से जमे हुए हैं कि इस इकोसिस्टम के रहते हुए कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाना मुश्किल लगता है। नामुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, मुश्किल तो ज़रूर है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये किताब 2019 के चुनावों पर आ जाती है। 2019 के चुनावों में ये किताब इस बारे में चर्चा करती है कि हम लोग इस चुनाव से क्या देख सकते हैं या क्या सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो किताब फेक न्यूज़ पे पहुँच जाती है, और फेक न्यूज़ के बाद 2 अध्याय सिर्फ कांग्रेस की जो घटती हुई स्थिति है उसकी बात नहीं करती, वो वाम दलों के पिछड़ने पे भी कुछ न कुछ रोशनी डाल देती है। इसके आगे के अध्यायों में जब आप लोग पहुँचते हैं तो वो ज़्यादातर मोदी जी पर केंद्रित हैं, और सरकार ने अभी हाल में जो फैसले लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बुनियादी ढांचा है भारत का, उसमें क्या सुधार या क्या विकास हुए हैं, इनकी बात करती है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये किताब और दूसरी चीज़ों पर चर्चा करने के साथ-साथ भारत के लिए जो हाल में बड़े मुद्दे रहे हैं, जैसे कि कश्मीर जहाँ से 370 हटा दिया गया है, वो क्या था और उस फैसले का असर या क्या नतीजे निकले, इस पर बात करती है। किसानों पर एक चैप्टर है, तो आप वो भी देखना चाहें शायद, क्योंकि ये भी अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मुद्दा रहा है। इसके बाद के जो 80 पन्ने हैं, वो राजनीति शास्त्र और भारतीय राजनीति के इतिहास पे रुचि रखने वालों को ज़्यादा पसंद आएँगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पन्ने जो हैं वो कई पुराने जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी बात करती है। उन्होंने जो फैसले लिए, उन्होंने जो सफलताएँ अर्जित की और उनकी जो असफलताएँ थी, इनके बारे में छोटे-छोटे, एक ही अध्याय में छोटे-छोटे ब्लॉक दिए हुए हैं, ऐसा कह लीजिए 1 या 2 पन्ने के, कहीं 5 पन्ने का भी। तो इस तरह से ये चर्चा करते हुए आगे बढ़ती है, और इन 80 पन्नों को जब हम लोग पार कर जाते हैं, तो किताब फिर से अपने मूल विषय की तरफ बढ़ने लगती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कई जो पक्षकार होते हैं, पक्षकार पत्रकार नहीं, पक्षकार। तो ये पक्षकार और कई राजनेता भी कई बार मोदी जी की तुलना करते समय वो हिटलर या ऐसे दूसरे नेताओं को ले आते हैं। तो ऐसी तुलनाएँ कितनी सही हैं, कितनी गलत, इस बारे में एक चैप्टर दिया गया है। नए या फिर कहिए कि उभरते हुए भारत की अपनी सरकार से, आने वाली सरकारों से, नीतियों या फिर कहिए कि काम करने के तौर तरीकों के बारे में क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बारे में एक चैप्टर है। और फिर कांग्रेस पर वापस आते हुए कांग्रेस की नीतियां देश के लिए बुरी कैसे थी या हैं, इस पर बात की गई है। और अंतिम चैप्टर इस बारे में है कि क्या कांग्रेस के अंत को हम लोग करीब आता हुआ देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब आप ये किताब पढ़ चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 25 वर्षों में भारत की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ये सपना आपको दिखाया था, बल्कि ये कहा जाए कि एक राजनेता के तौर पे उन्होंने बहुत
कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह जनता के जो वाइब्स थे कहिए, या फिर कहिए कि जनादेश जो था उसे उन्होंने पहचानने में कोई गलती नहीं की। जो जनता का स्वप्न था उन्होंने सिर्फ उसे आवाज़ दी है। जो आम चर्चाओं का जो विषय नहीं था वो आम चर्चाओं में या फिर पब्लिक फोरम पर ओपन डिबेट में इस मुद्दे को बस उठा कर ले आए हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं उस तस्वीर की तरफ जो शुरू में हम लोग देख रहे थे। तो गाय और बछड़े की ये जो तस्वीर है, ये कांग्रेस के टूटने के वक्त बहुत खास हो जाती है। कांग्रेस के टूटने के वक्त खास इसलिए होती है क्योंकि 1969 में जिस वक्त इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़कर मोरारजी देसाई से अलग होते हुए दो हिस्से किए थे कांग्रेस के, दो बराबर बराबर के ही करीबन हिस्से हुए थे उस समय। तो उस समय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह होता था वो दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। और इसके बाद जो इंदिरा गांधी के गुट को मिला था वो था ये गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह। तो ये वो पुराना चुनाव चिन्ह है जो इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों को कुछ समय तक काफ़ी पसंद रहा था। हाथ का जो आप निशान आज देखते हैं कांग्रेस की पहचान के तौर पर, वो काफ़ी बाद का है। खैर, तो वापस अपनी किताब पर चलते हैं। और अगर आप भारतीय राजनीति के नीतिगत स्वरूप, कौन सा काम कब किस वक्त हो रहा था या कैसे जो दिशा थी वो बदल रही थी नीतियों की, उसमें रुचि रखते हों, राजनीति के इतिहास में रुचि रखते हों, या फिर सैफोलॉजी यानी संख्याओं की दृष्टि से पहचानने की कोशिश कर रहे हों कि भारतीय राजनीति कैसे चलती रही, कैसे काम करती रही, तो ये किताब आपकी पसंद की हो सकती है। किताब आसानी से अमेज़न पे उपलब्ध है। लिंक वगैरह हमने नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है वहाँ से मिल जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस के टूटने का सवाल है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार हो रहा है या फिर आखिरी बार भी तो नहीं हो रहा है। इसलिए इसे देख के घबराना नहीं है, आराम से देखिए, एन्जॉय कीजिए। बस ये है कि पंजाब दिल्ली के बहुत नज़दीक होता है, इसीलिए ये आपको समाचारों में नज़र आ गया या समाचारों में ज़्यादा नज़र आ गया। फिर 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर है, इस वजह से भी ये ज़्यादा दिखता है। बेहतर होगा कि जो किताबें या जो परमानेंट कहिए कि लगातार बनी रहने वाली सूचना है या लिख कर इकट्ठा कर दी गई सूचना है, आप उसे देखिए और बजाय भावनाओं में बहने के थोड़ा-सा बर्दाश्त करने के साथ-साथ इसे देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंत में हमेशा की तरह हम कहेंगे कि अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो और भी अच्छा। धन्यवाद।